Hello everyone and once again welcome to NS Online Education. My name is नवीन कुमार और हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो था ग्रोथ काइनेटिक्स। इसका थ्योरी पोर्शन हम इससे लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इसके गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस ईयर से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को 1.5x या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड पर देखिएगा, इससे आपका टाइम सेव होगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और आपको अगर इसका थ्योरी पोर्शन नहीं पता है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसका थ्योरी पोर्शन कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उसी वीडियो का पार्ट है जो हमने लास्ट टाइम पे कवर करी थी और ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 48, इसको हमें सॉल्व करना है। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया है गेट 2018 से, सेक्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 48। और देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मैमेलियन सेल इन एक्टिव ग्रोथ फेज वर सीडेड एट अ डेंसिटी ऑफ दिस। सो डेंसिटी दी हुई है कि किस डेंसिटी से सीडेड किया गया है, दैट इज 1 into 10 की पावर 5 cells per ml. After 72 hours 1 into 10 की पावर 6 cells per ml were obtained. ओके, द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ऑफ सेल्स इन आर। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है बच्चों डबलिंग टाइम। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था डबलिंग टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एक बार और बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम हमें 72। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी चीज़ हमें प्रोवाइडेड है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे तो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ लेकिन गेट में इतना टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ पे क्या है, आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं तो सारी चीज़ें में नोट डाउन करके समझेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल इनिशियल सेल पॉपुलेशन की स्टार्टिंग में सेल पॉपुलेशन कितना है, उन्होंने दिया है 1 into 10 की पावर 5 सेल्स पर ml। तो ये उन्होंने दी हुई है। इसको बोलते हैं बच्चों सेल डेंसिटी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेल डेंसिटी, सेल नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं, सेल नंबर डेंसिटी। और ये होता है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप n से, n नॉट यानी कि इनिशियल। फिर हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल सेल पॉपुलेशन दी हुई है, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल सेल डेंसिटी दे रखी है। तो फाइनल सेल डेंसिटी, फाइनल सेल डेंसिटी कितना दिया हुआ है बच्चों? वो हमें दिया हुआ है 1 into 10 की पावर 6 सेल्स पर ml, ठीक है। और ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे n, सिर्फ n से, या तो आप nf भी लिख सकते हैं या फिर आप सिर्फ n भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसको यानी कि 10 की पावर 5 सेल्स पर ml से 10 की पावर 6 सेल्स पर ml होने में, ठीक है, इसको कितना टाइम लगा है बच्चों? इसको टाइम लगा है 72 आवर्स का, इतना टाइम इसको लग गया है। तो यानी कि टाइम उन्होंने दिया हुआ है इसका टाइम है आपका 72 आवर्स। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहता है, टू फाइंड फाइंड आउट हमें करना है डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों टी डी से। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूँ। बातें ये हैं कि डबलिंग टाइम, हमें फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला है ln x बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू म्यू टी। यही फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है।
डबलिंग टाइम क्या होता है बच्चों? डबलिंग टाइम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर डबलिंग सेल पॉपुलेशन। सेल पॉपुलेशन को डबल होने में जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं बच्चों डबलिंग टाइम। सिंपल सी बात है, जैसे उसके नाम है उसका वैसे ही उसका डेफिनेशन भी है, टाइम रिक्वायर फॉर डबलिंग सेल पॉपुलेशन। तो अगर सेल पॉपुलेशन डबल हो रही है, और मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो फॉर्मूला है एल एन एक्स नॉट बाई इक्वल्स टू यू टी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल एन एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू न्यू टी। और इसकी मैंने वजह भी आपको बताई थी, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला है सेल ग्रोथ के लिए, और सेल ग्रोथ के जो पैरामीटर है, सेल ग्रोथ के पैरामीटर क्या हो सकते हैं बच्चों? सेल की डेंसिटी हो सकती है कि सेल की डेंसिटी सेल की डेंसिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, या कम हो रही है, इससे आप पता लगा सकते हैं। और दूसरा है सेल की कंसंट्रेशन या फिर बायोमास कंसंट्रेशन, बायोमास बायोमास कंसंट्रेशन। अगर बायोमास कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल का नंबर आपका बढ़ रहा है। तो दोनों में बात सेम है। तो ग्रोथ जो है सॉरी वो क्लियर हो गया। तो ग्रोथ जो है या तो वो डेंसिटी से, या फिर और दूसरी चीज मैं आपको क्या बताई, बायोमास कंसंट्रेशन। ये दो ही चीज जो है आपका ग्रोथ को, और भी चीज है बट ये दो मेजर चीजें हैं जो कि ग्रोथ पैरामीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, अगर बायोमास बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ हो रही है। अगर ये कम होंगी दोनों चीजें तो ये ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी डबलिंग टाइम के लिए, सॉरी फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एल एन एक्स बाई एक्स नॉट, इसको हम लिख सकते हैं एल एन एन बाई एन नॉट, जहाँ पे एन नॉट क्या है बच्चों? सेल डेंसिटी है, और ये था बायोमास कंसेंट्रेशन, ये था बायोमास कंसेंट्रेशन, बायोमास कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था ये, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों सेल की डेंसिटी को। ठीक है, दोनों ही चीजों में ये फॉर्मूला सिमिलरली यूज होगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमारा अभी सेल डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू न्यू टी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर रहे थे हम डबलिंग टाइम की। किसकी बात कर रहे थे? डबलिंग टाइम की। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन कहती है टाइम रिक्वायर फॉर डबलिंग द सेल पॉपुलेशन। तो आप सेल की पॉपुलेशन डबल कर रहे हैं, तो यानी कि अगर इनिशियल पॉपुलेशन यानी कि स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो है वो मैं मान लेता हूं कि एन नॉट है, तो फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों डबलिंग टाइम के लिए? इसका 2 टाइम्स हो जाएगी। 2 टाइम्स क्यों हो जाएगी इसका? क्योंकि डबलिंग टाइम बोलता है कि सेल की पॉपुलेशन जितनी भी है उसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेल डिवाइड होगी, और ये सेल डिवाइड में जो टाइम लग रहा है इसी को ही बोलते हैं बच्चों डबलिंग टाइम। सेल डिवीजन में जो टाइम लगता है, क्योंकि इस एक सेल डिवीजन के बाद सेल की पॉपुलेशन अचानक से क्या हो जाती है बच्चों? 2 टाइम्स हो जाती है। आप देख लीजिए, इसके बाद ये कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगी? 4 सेल हो जाएंगी। तो ये पहले 2 है, 2 से कितनी हो गई? 4, यानी कि कितना हो गया? 2 टाइम्स हो गया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है तो या तो आप क्या करिए, ये पुट कर दीजिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, या फिर आप क्या करिए, आप अपना दिमाग से काम लीजिए। उसने कहा है कि डबलिंग टाइम निकालना है, तो इनिशियल पॉपुलेशन में मान लेता हूं कि 1 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिंपली क्यों हो जाएगी 2? क्योंकि डबल हो रही है पॉपुलेशन। तो पहले 1 थी, मैं मान करके चल रहा हूँ एक ही सेल है, उसके बाद वो कितनी हो गई? 2 सेल हो गई। आप किसी से भी कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। या तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 2 एन नॉट इक्वल्स टू न्यू टी, एन नॉट से नॉट कैंसिल, ये आ गया एल एन टू इक्वल्स टू न्यू टी, और यहाँ से टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा एल एन टू बाई म्यू। एल एन की वैल्यू होती है, एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई न्यू, और ये आपका डबलिंग टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। जो बच्चे इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं वो अच्छी बात है, वो उसको याद कर ले। लेकिन जिन बच्चों को फॉर्मूले याद करने में डिफिकल्टी होती है, उन बच्चों से मैं कहूँगा कि सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद रखें और कोई भी फॉर्मूला याद ना रखें, और बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। बाकी क्या समझना है आपको?
क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। बाकी ये फॉर्मूला, ये वाला जो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला है, ये प्रैक्टिस से याद होता है बच्चों। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है उनसे मैं कहूँगा कि सिर्फ यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको क्यों याद रखना है फिर बता देता हूँ कि यही फॉर्मूला क्यों याद रखना है, क्योंकि इससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे कि डबलिंग टाइम याद रटना नहीं है, रटना नहीं है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज बैठ जाए। डबलिंग टाइम का मतलब है कि सेल पॉपुलेशन अगर 1 थी तो कितनी हो जाएगी, डबलिंग टाइम के बाद सेल की पॉपुलेशन 2 हो जाएगी। इसका टाइम निकालना है। तो पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो सिंपल सी बात है, फाइनल हो गई है 2, इनिशियल थी 1 इक्वल्स टू न्यू टी। क्या इतनी सी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते? ये ln 2 आ गया, डिवाइड में न्यू आ गया, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप अपने दिमाग में? आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए डबलिंग टाइम को रटना नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है। इसको तो बस डेफिनेशन से सॉल्व कर लेना है कि डबलिंग टाइम का मतलब क्या है, कि 1 से 2 होना, ठीक है। तो एल फाइनल कंसंट्रेशन 2 हो जाएगी, इनिशियल 1 हो जाएगी। जो बच्चे अच्छे से रट सकते हैं वो इसको रट ले कि डबलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ln 2/न्यू, ठीक है। अब देखिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने अभी देखा डबलिंग टाइम अभी हमने निकाला, वो होता है TD इक्वल्स टू ln 2/न्यू, और ये होता है बच्चों 0.693/न्यू के बराबर। तो इसमें बच्चों रिक्वायरमेंट किसकी है? तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, कहीं पे नहीं, n0 दिया है, nf दिया है, ये टाइम दिया हुआ है नॉर्मल टाइम, इसको इसमें कन्वर्ट होने का टाइम दिया है, डबलिंग टाइम नहीं दिया है। डबलिंग टाइम हमसे पूछ रहा है, लेकिन डबलिंग टाइम के फॉर्मूले के लिए जो चीज़ बच्चों हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो है ये म्यू। ये इसने नहीं दिया है, नॉट गिवन। तो यानी कि सबसे पहले हमें डबलिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें न्यू निकालना पड़ेगा। न्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है एक स्पेसिफिक सेल टाइप के लिए, ठीक है। तो इसको हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और उसी में ही हमेशा सारी वैल्यू पुट करनी है। वो है ln x/x0 इक्वल्स टू, अभी हमारे यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है, बायोमास कंसेंट्रेशन नहीं है, क्या दिया हुआ है, n/n0 दिया हुआ है। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, न्यू टी। सिर्फ यही फॉर्मूला है जो है हमें याद रखना है ग्रोथ काइनेटिक्स के लिए, और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, इसी से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए इसी के अंदर सारी वैल्यू पुट करते हैं, n भी दिया हुआ है, n0 भी दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा, न्यू निकल जाएगा। जब न्यू निकल जाएगा तो उसको इस फॉर्मूले में, ये जो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ln0 कौन सा कलर पसंद करेंगे आप? कौन सा ले लेते हैं, ये व्हाइट ले लेते हैं, चलो। तो देखते हैं, हमें लिखना है ln/n/n, और फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, कोई नहीं, इक्वल्स टू न्यू टी। जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा याद हो जाता है। ln, तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है, कहाँ, ये n मतलब होता है फाइनल वाला, ये है 10⁶ सेल्स पर ml। देख लिखते हैं 10⁶ सेल्स पर ml। बच्चों यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका काम खराब हो जाएगा, जो भी आप मेहनत करेंगे वो सब बेकार हो जाएगी। इनिशियल कितनी दे रखी है, 10⁵ सेल्स पर ml। अगर यूनिट का काम आपने बेकार कर दिया तो आपका सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। न्यू, और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, इसको कितना टाइम लग रहा है इसमें कन्वर्ट होने में, 72 आवर्स। 72 आवर्स, सारी यूनिट मैंने साथ में लिखी हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब थोड़ा सा काट लेते हैं। देखिए सेल्स पर ml से सेल्स पर ml कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यूनिट जो है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यूनिट्स जो हैं, क्योंकि बायो कुछ न्यूमेरिकल में ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो x की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती हैं? x की तरह। अगर x प्लस x 2x होगा तो मीटर प्लस मीटर होगा 2 मीटर, यानी कि मीटर मीटर में ही रहा, मीटर में कोई चेंज नहीं आया। अगर x माइनस एक्स मतलब 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू गिव यू x, तो इसी तरीके से 2m माइनस m विल गिव यू
1 m, यानी कि मीटर प्लस माइनस में इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप क्या x प्लस वाई कर सकते हैं, यानी कि आप मीटर प्लस सेकंड, ये मीटर है ये सेकंड है, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि x प्लस वाई ऐड नहीं होते, तो इसीलिए 2 यूनिट भी ऐड नहीं हो सकती। क्लियर हुई है बात? अगर x में y प्लस नहीं हो सकता तो मीटर में सेकंड भी प्लस नहीं हो सकता, इसलिए इनको इस तरीके से समझा कीजिए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर, तो जी हाँ इसी तरीके से मीटर इंटू मीटर विल गिव यू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक तो और देखते हैं, x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है 2x डिवाइडेड बाई एक्स ले लेते हैं, तो दैट विल गिव यू, या फिर ये 2 मत लीजिए, जैसे भी आपको मन करे, 1 आया। ठीक है, इसी तरीके से मीटर को अगर मीटर से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट भी कैंसिल हो जाती है, तो यानी कि क्या हुआ, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। ठीक है, आया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये यूनिट बता रहा हूँ कि यूनिट का प्लस माइनस डिवीजन क्या होता है। लेकिन जैसे क्या, लेकिन हम x इंटू वाई नहीं कर सकते? जी हाँ करते हैं, हम लोग x इंटू वाई को एक्स वाई मानते हैं, करते हैं ना। इसी तरीके से मीटर इंटू सेकेंड किया जा सकता है और ये हो जाएगा मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकेंड किसकी यूनिट हो गई, ये नहीं ये तो नहीं, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो नीचे आते हैं, इसी तरीके से क्या हम x डिवाइड बाई वाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करते भी हैं, और x बाई वाई लिखते भी हैं, और इसको आप x y की पावर -1 भी लिखते हैं। इसी तरीके से क्या मीटर को सेकंड से डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने आपको बताया कि ध्यान रखिए यूनिट किस तरीके से बिहेव करती है, यूनिट बिहेव करती है एक्स वाई जेड की तरह, जैसे इनका प्लस माइनस डिवीजन होता है उसी तरीके से यूनिट्स का भी होता है। ठीक है, इसी इससे क्या कर सकते हैं आप, आपको यूनिट फाइंड आउट करने में, यूनिट को फाइंड करने में हेल्प करेगी ये सारी बातें जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। इसीलिए एक्सप्लेन करता हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि गेट के मतलब एग्जाम में यूनिट भी मायने रखती है। अगर आपने 2000 मीटर लिखा हुआ है और आंसर मांग रहा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर में तो सिर्फ 2 ही आएगा ना आंसर, और वहां पे आप टाइप कितना करके आ गए, 2000, गलत हो गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है यूनिट का। ठीक है, वापस आइए, इसलिए सेल्स पर एमएल, सेल्स पर एमएल क्या कर दी मैंने, डिवाइड कर दी। क्यों डिवाइड कर दी ये दोनों यूनिट मैंने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि x बाई एक्स डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ये भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, आर, आर ऐसी बना रहेगा, आर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये क्या है, ln 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 5, तो 5 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 6 में से 5 गए, 1 बचेगा, तो यानी कि ये हो गया ln 10, 10 की पावर 6 को मैंने 10 की पावर 5 से डिवाइड किया तो 10 आएगा। अब ln 10 निकालना है, तो ln ऑफ 10 होता है, कैलसी का यूज कर लेना, वहां पे पापा बनने की कोशिश मत करना। ठीक है, जितना इजी कैलकुलेशन मतलब कैलसी से करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक भी मिस्टेक हुई और आपका आंसर गलत। तो बच्चों ln 10 जो है वो आ रहा है आपका 2.3025। अब ये ln की वैल्यू होगी तो हमें न्यू निकालना है, तो 72 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2.3025 डिवाइडेड बाई 72 आर। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ln 10 की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड हो चुके हैं, यहाँ पे खत्म हो गई है। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कैलसी में 72 से, तो मैंने इसको 72 से डिवाइड किया, और उसके बाद बच्चों जो मुझे आंसर मिल रहा है वो है 0.03198। जी हाँ, ये आपका आंसर मिला है। अब न्यू हमारे पास आ गया, अब हमारे पास क्या आ गई है, न्यू की वैल्यू आ गई है, जो कि हमें चाहिए थी। किसके लिए चाहिए थी, क्यों निकाला है हमने, क्योंकि हमें डबलिंग टाइम में न्यू की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, डबलिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो टी डबलिंग टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 0.693। कहाँ से आया 0.693, क्योंकि ये ln2 होता है। ठीक है, और ये कितना आ गया, 0.03198 कैल्सी है, इसलिए वहाँ पे मतलब डिजिटल कैल्सी मिलता है, तो इसलिए वो उसको आप यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा और बड़ी सावधानी से यूज़ कीजिएगा, कभी वहाँ पे कुछ मिस्टेक, क्योंकि एक बार मैं भी मिस्टेक करके आ चुका हूँ उस कैल्सी के साथ। ठीक है, पता नहीं चलता है, कैल्सी में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो ये आया बच्चों आंसर, डबलिंग टाइम। ठीक है,
और याद रखिएगा ये जो फॉर्मूले में ये एल एन है बच्चों, याद रखिएगा ये एल एन है। एल एन और लॉग में डिफरेंस होता है, ये नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग। और ये इसका बेस जो होता है, इसका बेस जो होता है बच्चों वो ई होता है। जबकि लॉग जो होता है, अगर किसी बच्चों को इसमें मतलब परेशानी होती है कि आखिर नेचुरल लॉग और लॉग होता क्या है, तो मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लॉग्स और जो नॉर्मल लॉग आपको कैल्सी में दिया होता है, किस में दिया होता है, कैल्सी में, वो होता है बच्चों लॉग 10, जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, इसीलिए ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो आपको वहां पे एल एन यूज करना है कैल्शियम में, लॉग यूज मत कीजिएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये था आपका ये 72, आर नीचे है ना, तो आर नीचे है, इसको आर नीचे है, तो ये आर जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी h-1। अब ये यहाँ पर आ गया h-1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो फिर से किस में हो जाएगा, आर में, तो यानी कि टाइम तो आर में ही आएगा ना, तो ये ठीक है हमारा आंसर। यूनिटी बता देती है कि हमने आंसर ठीक निकाला या नहीं। अगर ये पर आर में आ जाता दोबारा से, इसका मतलब हमने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती कर दी है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप निकालिए आंसर, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अप टू 2 डेसिमल निकालना है, और किस यूनिट में निकालना है, इन आर्स में निकालना। तो हमारा आंसर आर्स में ही आया है, बट इसको 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल लेकर के आना है। तो चलिए इसको अप टू 2 डेसिमल लेके आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा हाँ एक है हमारे पास स्लाइड एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबलिंग टाइम इक्वल्स टू 21.6, एक मिनट, 669 आर, ये आया है हमारा। अब इसको क्या करना है, 2 डेसिमल लेके जाने हैं। 2 डेसिमल यानी कि इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये जो 9 है इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ आपको ऑब्वियसली आता होगा, ये हो जाएगा 21.6 आर, 7 आर। नहीं आता कमेंट में बताइएगा, एक वीडियो में समझा देंगे इसको भी, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर आया है 21.67 आर। इसको आप गेट की इसको आप क्या कर सकते हैं, गेट की साइट पे जाइए, गेट 2018 आईआईटी की ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, गेट 2018 आंसर की लिखिएगा गूगल पे, गेट 2018 आंसर की, और वहाँ पे आपको आंसर की अवेलेबल हो जाएगी गेट की ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट जो होती है वो आईआईटी के नाम से होती है, किसके नाम से होती हैं, आईआईटी लिखा होता है उनकी साइट के नेम में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। वहां से आप इस आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड ट्रू फॉर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डेथ फेज। तो ये भी मैंने आपको लास्ट में जो कल वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन मैं ये चीज़ आपको कर चुका हूँ कि न्यू जो है आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है, किसमें, डेथ फेज में। क्यों होता है ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। हाँ यस, वाट ये है आपका स्लाइड, ये वाला स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे देखिए कल एक्सप्लेन किया था कि न्यू 0 हो जाता है। न्यू 0 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये ग्रोथ रेट है, ये क्या है, सेल, ये एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। एक तरीके से ये भी क्या है, ग्रोथ रेट को बताता है कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो डेथ फेज में हमने देखा था कल ग्राफ में कि इस तरीके से ये नीचे ये वाला डेथ फेज था, ये था आपका, ये जो पोर्शन है ये आपका डेथ फेज था, और इसकी लाइन नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या है कि सेल मर रही हैं। क्या हो रहा है, सेल मर रही हैं। तो क्या सेल मरना ग्रोथ है, नहीं। ग्रोथ तब कब होती है, जब सेल का नंबर बढ़ता है तो ग्रोथ पॉजिटिव होती है, तब क्या होती है, ग्रोथ पॉजिटिव होती है। लेकिन जब सेल 2 से
डेथ की वजह से सिर्फ एक ही बचे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ नेगेटिव हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ नेगेटिव। जब ग्रोथ नेगेटिव होगी तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने फिर भी बता दिया है, बाकी आप वापस उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आखिर ये जीरो क्यों है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी ऑप्शन में बता देता हूँ। न्यू जीरो होता है आपका लैग फेज में और स्टेशनरी फेज में, स्टेशनरी फेज में होता है। न्यू मैक्स कब होता है, न्यू मैक्स होता है आपका बच्चों किस फेज में होता है, ये होता है आपका लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज जिसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। क्यों होता है ये पीछे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। और ये जो है ये न्यू, ये होता है आपका एसिलरेटिंग फेज के टाइम पे, जहाँ पे सेल अभी अभी अपना ग्रोथ उन्होंने स्टार्ट किया है। लैग फेज के बाद वाला, जस्ट लैग फेज के जस्ट बाद वाला जो फेज होता है एसिलरेटिंग फेज, यानी कि ये लैग फेज हो गया। और ये जो कर्व आ रहा है, इस छोटे से कर्व को ही बोलते हैं एसिलरेटिंग फेज। उसके बाद सीधा सा ये एक्सपोनेंशियल फेज, फिर ये स्टेशनरी और ये डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर देन वी हैव 47। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47, थोड़ा डिफिकल्ट वाला है शायद क्वेश्चन, ये 2015 में आया। क्वेश्चन नंबर 47 2 मार्क्स के लिए है। अ सिंक्रोनस कल्चर कंटेनिंग 1.8 into 10 की पावर 5 monkey kidney cells were seeded into 3 identical flasks. The doubling time of these cells is 24 hours. Okay, after 24 hours the cells from all the 3 flasks were pooled and dispensed equally into each well of 3 6 well plates. The number of cells in each well will be equals to will be into 10 की पावर 4। नेक्स्ट स्लाइड है क्या मेरे पास, हाँ एक स्लाइड है, वहाँ पे मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, पेन, यस गिव मी अ सेकेंड, यस पेन आ गया। तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। मार्क करने के लिए है ये इनिशियल नंबर जो कि दिया है 1.8 into 10 की पावर 5 सेल्स। उसके बाद इन्होंने कहा है 3 आइडेंटिकल फ्लास्क में इसको इक्वली इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस सेल नंबर को। उसके बाद वो कह रहा है कि डबलिंग टाइम तो दिया ही है 24 आवर, सेल का डबलिंग टाइम दिया हुआ 24 आवर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो कह रहा है कि 24 आवर, इसका मतलब इसने डबलिंग टाइम भी 24 आवर दिया है और जो इंक्यूबेशन का पीरियड है वो भी 24 आवर दिया है। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही क्या है बच्चों, सेम चीज हो गई। यानी कि इस 24 आवर में, ये जो इसने बोला है आफ्टर 24 आवर, इसमें क्या हो जाएगा, सेल का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा। यही मैंने भी आपको बताया था। डबलिंग टाइम का मतलब क्या है कि उस टाइम में सेल का पॉपुलेशन डबल हो जाता है, यानी कि इस टाइम में सेल का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 24 आवर हैं। The cells from all the 3 flasks were pooled and dispensed equally into each well of 3 6 well plates। उसके बाद 6 well plate के अंदर उसको डाल दिया है। अब वो पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है कि एक उस सेल में, हर सेल में, वेल में कितना सेल्स होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कलर वाइट ले लेते हैं। स्टार्टिंग सेल्स हैं बच्चों 1.8 into 10 की पावर 5। चेक कर लेते हैं एक बार और, जी हाँ इतना ही है। तो इतना सेल्स हमारे पास हैं स्टार्टिंग में। अब वो कह रहा है, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए यहाँ पर मंकी किडनी सेल्स वाज सीडेड इनटू 3 आइडेंटिकल फ्लास्क। तो 3 आइडेंटिकल फ्लास्क के अंदर उसने सीड कर दिया है, तो यानी कि इसका डिवाइड क्या होगा उसने, और 3 आइडेंटिकल फ्लास्क में उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1 एंड देन 2, ठीक है, और एक ये आपका 3। ठीक है, ड्राइंग मुझे पता है बहुत गंदी है, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग सेल्स इतनी थी। अब वो कह रहा है कि इन 3 में डाला है 1 2 3, और तीनों में इसने इक्वली डाला होगा बच्चों। तो इक्वली डाला होगा तो ये जो नंबर है, सेल नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि कितना है। सेल नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो स्टार्टिंग में है 1.8 into 10 की पावर 5।
अब ये क्या है, डिवाइड हो गया, तो 3 फ्लास्क में बच्चों इसने डिवाइड किया है, तो तीनों फ्लास्क में बराबर जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक में कितना गया है, डिवाइड कर देंगे इसको, 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 है, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, यानी कि 0.6 इंटू 10⁵ सेल्स इन ईच फ्लास्क। इन ईच फ्लास्क, हर एक फ्लास्क में इतना सेल्स उसने डाले होंगे अगर उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उस केस में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन वो कह रहा है डबलिंग टाइम दे रखा है 24 आवर, उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर 24 आवर, ठीक है, लेजर से आफ्टर 24 आवर, और 24 आवर क्या है बच्चों, इसका डबलिंग टाइम भी है, तो यानी कि उसने इंक्यूबेट कर दिया है तीनों फ्लास्क को 24 आवर्स के लिए। तो जब उसने 24 आवर्स के लिए इन तीनों को इंक्यूबेट किया है तो उसको देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हो रहा है 24 आवर्स इंक्यूबेशन, और यही क्या है बच्चों, इसका डबलिंग टाइम भी है, इन सेल्स का यही क्या है बच्चों, डबलिंग टाइम भी है। तो यानी कि 24 आवर के बाद जो भी इनका सेल नंबर था वो क्या हो जाएगा, डबल। तो देखते हैं आफ्टर 24 आवर, तो आफ्टर 24 आवर्स के में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 24 आवर में ये जो नंबर है 0.625 इंटू 10⁵ सेल्स, ये हो जाएगा बच्चों डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। डबल क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 24 आवर्स इज डबलिंग टाइम, डबलिंग टाइम फॉर दीज सेल्स, फॉर दीज सेल्स। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 0.6 इंटू 10⁵ इंटू क्या कर देंगे, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ सेल्स इन ईच फ्लास्क आफ्टर 24 आवर, इन ईच फ्लास्क, ठीक है। और ये सब किसके बाद है, ये सब हो रहा है आफ्टर 24 आवर, ये सेल्स का नंबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट, मेरे हिसाब से आपको मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हो क्या रहा है। अब ये नए फ्लास्क हैं, ब्लू कलर से ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, और इन तीनों ही फ्लास्क में कितना है सेल का नंबर, जो मैंने अभी बताया आपको, ये 24 आवर का इंक्यूबेशन लेकर के आए हैं, और अब इनका नंबर हो गया है 1.2 इंटू 10⁵ सेल्स ईच। क्लियर है, वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है 3 फ्लास्क वर पूल्ड आफ्टर 24 आवर, तो 24 आवर हो चुके हैं, वो हमने दिखा दिया है। द सेल्स फ्रॉम ऑल द 3 फ्लास्क वर पूल्ड एंड डिस्पेंस इक्वली इनटू ईच वेल ऑफ 3 6 वेल प्लेट्स। तो ये कह रहा है कि 24 आवर के बाद 3 6 वेल प्लेट्स हैं, हर किसी के लिए एक एक दिया होगा उसने वेल प्लेट, इसके लिए हम अलग यूज कर लेते हैं, टेक रेड वन। सो अब ये क्या कर रहा है, 6 वेल प्लेट है 3, और उन 3 क्योंकि 3 फ्लास्क हैं, सबके लिए एक एक चाहिए होगी ना, इसलिए उसने बोला है कि 6 वेल प्लेट के अंदर 3 प्लेट है, और हर एक वो क्या है 6 वेल, यानी कि इसके अंदर 6 वेल्स बनी हुई हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे भी 6। वहां पे तो जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी दिमाग तो आपको वहां पे अपना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक में, ये जो एक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो एक वेल है इसमें कितनी सेल होंगी, ये वो पूछ रहा है एक वेल के अंदर। तो देखिए उसने क्या करा है, ये जो इतना सेल्स हैं उसको डिवाइड किया है 6 में, डिवाइडेड इनटू 6 वेल्स, यही काम किया उसने, तो हमें यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब ये देखिए, ये हमें दे रखा है, इसको उसने क्या करा है 6 वेल में डिवाइड कर दिया, तो हम भी इसको क्या करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 6 सेल्स,
एंड दैट विल गिव यू हाउ मच 0.2, क्योंकि 6 टू 12, 10 की पावर 5 सेल्स इन ईच वेल। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर टू बी। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, इनटू प्लेट, इनटू प्लेट, ये प्लेट्स में डाल दिया है, इनटू प्लेट्स, इनटू 6 वेल प्लेट्स, 6 वेल प्लेट्स में इसको डाल दिया गया। तो जो 6 वेल प्लेट में डाला जाएगा तो 6 से डिवाइड कर दिया, एक वेल का निकल के आ गया। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया, कितना आया भाई, 0.2 इंटू 10 की पावर 5 सेल्स। तो आंसर आया हमारा 0.2 इंटू 10 की पावर 5 सेल्स, ये हमारा आंसर आया है। बट क्वेश्चन जो इसमें पूछे उसमें आंसर करना होता है, और क्वेश्चन आपसे आंसर किस में चाह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे चाहता है 10 की पावर 4 में आंसर बताइए, और ये है 10 की पावर 5 में। तो चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को एक उधर ले जाइए, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 10 की पावर 4 सेल्स 5 से ये, तो यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा, सो सिंपली आंसर हमारा आ गया है, आंसर हमारा 2। ये बस इतना ही वहाँ पे आपको लिखना है, और आपके 2 नंबर फिक्स हो गए। आप सोच रहे होंगे इतना टाइम तो उसको फाइंड आउट करने में लगा है। जी नहीं, इतना टाइम इसको समझाने में लगा है, फाइंड आउट करने में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा है। अगर हम इसको फाइंड देखिए, अगर मैं ट्राई करूँ इसको मतलब दोबारा से, तो कुछ भी नहीं है। उसने दिया है हमें 1.8 इंटू 10 की पावर 5 सेल्स। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 3 आइडेंटिकल फ्लास्क हैं, तो 3 में डाला होगा, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 6 80, 0.6 इंटू 10 की पावर 5 सेल्स बची। उसके बाद वो कह रहा है कि 24 आवर का इंक्यूबेशन दिया है, 24 आवर का इंक्यूबेशन देगा अगर वो, तो यानी कि डबल हो जाएंगी सेल, क्योंकि इसका डबलिंग टाइम है। तो ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 6 टू 12, तो ये आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 फ्लास्क में आइडेंटिकल पूल कर दिया इक्वल इनटू 3 6 वेल, यानी कि 6 वेल्स में डिवाइड किया होगा उसने, तो 6 से डिवाइड कर दिया 0.2 इंटू 10 की पावर 5, और पॉइंट मतलब हटा लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा। आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 सेल्स, और यही पूछा था। तो इतना जल्दी वहाँ पे आंसर आएगा अगर आप करेंगे। ये तो बस समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते चले जाएंगे। प्रैक्टिस से माइंड क्या होता है, ट्रेन होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए। अब ये इसी टाइप का क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन में भी आ जाए, बट वहाँ पे मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, तो भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बस आपको माइंड को ट्रेनिंग देने वाली बात है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये है गेट 2014 से सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी 2 मार्क्स के लिए आया है, और ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अ टी फ्लास्क इज सीडेड विद 10 की पावर 5 एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स। तो सेल्स कैसी हैं, एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स। आई होप आपको पता होगा ये क्या होता है। द अवेलेबल एरिया ऑफ द टी फ्लास्क इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम भी दिया है 25 ml। अज्यूम दैट द सेल्स आर रेक्टेंगल्स ऑफ साइज इतना। If the cells grow to monolayer confluence after 50 hours, the growth rate in a number of cells इतना is इतना। अच्छा, ग्रोथ रेट की यूनिट दे रखी है, यूनिट जब होती है ना तो काम बहुत इजी हो जाता है। कितना दिया है, सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया भी है, इसने एरिया भी कंसीडर किया है, तो यानी कि एरिया भी डिवाइड करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा है खतरनाक क्वेश्चन। और क्या स्पेयर स्लाइड है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा है टिपिकल है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स, एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स के बारे में जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है जल्दी से एक बार देख लीजिए क्या होती हैं। एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स बच्चों ये एनिमल सेल्स होती हैं। जनरली हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर एंकरेज डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कुछ को जो ब्लड में होते हैं उनको छोड़ करके। एंकर मतलब इन्हें एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, बिना सपोर्ट के इनका जीवन दुभर हो जाता है। इनको एक सपोर्ट चाहिए, अगर इन्हें आप सपोर्ट नहीं देंगे तो दे विल नॉट ग्रो, दे will not
ग्रो, बिना सपोर्ट के वो ग्रो नहीं होंगी, इसलिए इनको बोलते हैं एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं करती हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज भी होती है कि ये सेल्स जो हैं सिर्फ उतना ही ग्रो करती हैं एक सिंगल लेयर में। क्या कैसे ग्रो होती हैं, सिंगल लेयर में। अगर मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, यानी कि टी फ्लास्क भी है वैसे ये, मतलब मैं 3D तो नहीं बना सकता, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसमें हमने इस सेल्स डाल दी सीडेड करके। तो सबसे पहले जो वॉल्स है ना, इसको एज अ सपोर्ट क्या करेगी, उस पर स्टिक करेगी पहले। जब तक इस पे सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक ये ग्रो नहीं करती। और नीचे क्या है, सॉलिड अगार है, ये क्या है, सॉलिड अगार प्लेट मान लीजिए, अगार प्लेट है आपकी। तो जब इसको एक बार सपोर्ट मिल गई फिर ये डिवाइड होना शुरू करेगी, और ये डिवाइड होती रहेगी। बच्चों कब तक डिवाइड करेगी, जब तक कि ये पूरा का पूरा इसको, अब ये भी एक दूसरे को भी एज अ सपोर्ट यूज करते हैं ये लोग, तो एक दूसरे के टच को भी महसूस करके ग्रो करती रहेंगी। कब तक करती रहेंगी ग्रो, जब तक कि पूरा का पूरा प्लेट कैप्चर नहीं कर लेती। ये लीजिए ऐसे ये सब ग्रो। लेकिन जैसे ही सारा स्पेस खत्म हो गया उसके बाद तुरंत ही ये सेल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इनहिबिट हो गई है, सेल ग्रोथ इनहिबिट। इसको मैं थोड़ा नाम मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है उसको, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या टच इनहिबिशन, कुछ कुछ टाइप का इनहिबिशन बोलते हैं इसको, मेरे को थोड़ा माइंड में मतलब याद नहीं आ रहा है, मैं उसको बाद में मेंशन कर दूंगा। तो ये क्या करती है, जैसे ही अगर स्पेस खत्म हो जाए, यानी कि अगर इसकी सारी सराउंडिंग में एक एक सेल आ जाए, तो इसको क्या है, इसको पता चल जाएगा कि इसकी सराउंडिंग में अब स्पेस नहीं है। अब ये जो सेल है सेंटर वाली, ये ग्रो नहीं करेगी, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही बोलते हैं शायद, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बाकी एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं, और उसके बाद ये सेल डिवाइड नहीं करती हैं। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी, एंकरेज डिपेंडेंट सपोर्ट चाहिए एनिमल सेल्स को, और दूसरा ये क्या फॉलो करते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इसीलिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको साइड व्यू में दिखाऊं कि ये मान लीजिए आपका ये अगार प्लेट है, ये सॉलिड अगार है, और यहाँ पे आपने ऊपर सेल्स ग्रो कराई हैं, तो सेल्स जो हैं, जो आपने सेल्स ग्रो कराई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक मोनोलेयर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मोनोलेयर, क्योंकि इनमें क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है। एक बार ये ऊपर का सारा एरिया कवर हो गया तो ऐसा नहीं है ये एक दूसरे के ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, नहीं, ये नहीं करती हैं। ये सिर्फ क्या बनाती हैं, मोनोलेयर बनाती हैं, मोनोलेयर। और इसी वजह से क्या होता है, इसको आप स्केल अप नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, स्केल अप। किसको नहीं स्केल अप कर पाते, एनिमल कल्चर को, एनिमल सेल कल्चर को आप इसी वजह से क्या नहीं कर पाते हैं बच्चों, स्केल अप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते एनिमल सेल को स्केल, क्योंकि मोनोलेयर में ग्रो हो रही है। तो ये कितना, ये क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, नहीं, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इसी वजह से इनको स्केल अप करना, और एनिमल सेल्स से कोई अगर आपका प्रोडक्ट है बन रहा है तो उसको लेना बनाना बहुत कॉस्टली हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, यही इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन इसके मतलब ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं कैंसर सेल। जी हाँ, कैंसर सेल क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता इसके अंदर। क्या नहीं होता है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। जी हाँ, और ना ही इसको ये एंकरेज डिपेंडेंट भी नहीं होती हैं, एंकरेज डिपेंडेंसी भी ये खो देती हैं, ये भी खो देती है। तो दोनों ही प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स खो देती है, और इसीलिए क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। क्यों, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्यों ज़रूरी है, ताकि एबनॉर्मल ग्रोथ ना हो। क्या ना हो, एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो, एबनॉर्मल ग्रोथ ना हो, इसीलिए जरूरी है। क्यों, अगर उसे पता है कि आसपास में स्पेस नहीं है तो वो क्यों ग्रो करेगी, वो ग्रो नहीं करेगी। तो एबनॉर्मल ग्रोथ क्या है, इससे रुक जाती है। लेकिन और मान लीजिए यही कोई सेल्स है जो कि एंकरेज डिपेंडेंट है, यानी कि ये कैपिलरी वगैरह में कहीं पे है, एंकरेज डिपेंडेंट सेल है, ये मान लीजिए गलती से ब्लड के अंदर भी आ गई, तो ब्लड के अंदर आने के बाद ये ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं ग्रो करेगी, क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये
फायदेमंद चीज है। लेकिन कैंसर सेल ऐसा नहीं करती हैं। कैंसर सेल क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को नहीं फॉलो करती, एंकरेज डिपेंडेंट को फॉलो नहीं करती। तो इसलिए क्या होता है, ये जब एक बार सेल कैंसरस बन जाती है तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर देती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस है नहीं है, इसीलिए जो उसका साइज है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ही नहीं। तो कितना डिवीजन कर लो, अंदर की सेल डिवाइड होंगी, बाहर वाली को बाहर की तरफ क्या करेंगी, बाहर वाली सेल्स को बाहर की तरफ धकेलेंगी, और अंदर के, तो ये कैलस क्या है, मतलब ये कैलस कह रहा हूँ, ये जो आपका कैंसर है ये ग्रो होता चला जाएगा, क्योंकि अंदर की सेल्स बाहर वाली को बाहर की तरफ भेजेंगी, अंदर की सेल्स डिवाइड होती रहेंगी। तो ये इस तरीके से क्या है, ये खतरनाक हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, अगर आपको एनिमल सेल स्केल अप करनी है तो आप सबसे पहले इनको क्या कर लीजिए, इनको कैंसरस सेल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। एक बार आपने इसको कैंसरस सेल बना लिया तो ये क्या होंगी, सस्पेंशन में भी ग्रो हो जाएंगी। सस्पेंशन मतलब जैसे कि आपका बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं ना बैच रिएक्टर में, इस तरीके से भी ये ग्रो कर सकती हैं सस्पेंशन में, यानी कि अब इन्हें एंकरेज डिपेंडेंट नहीं चाहिए, ये लिक्विड मीडिया के अंदर भी ग्रो कर जाएंगी। वैसे तो लिक्विड मीडिया भी देते हैं सब कुछ, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स को अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो एक मेथड ये भी होता है कि इनको कैंसरस बना लो, उसके बाद इनसे कितना ही मतलब प्रोडक्ट लेते रहो, पर इनको कैंसर सेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। स्केल अप अगर कोई प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हो उस केस में, लेकिन अगर आप इनसे कोई ऑर्गन बनाना चाह रहे हो तो उस केस में भाई इसको कैंसर मत बना देना। ठीक है, उस टाइम में कैंसर नहीं बनाते हैं, उस टाइम में तो बहुत ध्यान रखा जाता है इनको, और बहुत ही मॉनिटर करके इनको ग्रो कराया जाता है ऑर्गन में, ऑर्गन के मतलब ऑर्गन बनाने के लिए इनसे। ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इसको वहाँ पे इनको बिल्कुल नेटिव इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और वो भी कैसा इन्वायरमेंट, जब बर्थ के टाइम पे जैसे मतलब सेल्स मतलब जो आपकी क्या क्या बोलते हैं उसको, स्टेम सेल्स। जी हाँ, जो आपकी स्टेम सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, तो जो आपकी प्लूरी टोटीपोटेंट, हाँ टोटीपोटेंट जो आपकी सेल्स होती हैं, प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं, उनको क्या करता है ऑर्गन के बनाने के लिए जो है वो यूज किया जाता है स्टेम सेल्स में, स्टेम सेल कल्चर में। ठीक है, तो ये बहुत सारा एक्स्ट्रा चले गए हम, कोई नहीं, लेकिन इससे क्या है, इन्फॉर्मेशन ही थोड़ा बड़ा है आपका। तो ये था एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आखिर ये ग्रो कैसे होती है, इसके बिना हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको वीडियो को 1.5x से ज़्यादा पर ही देखिएगा। वापस आ जाते हैं, तो ये हमें क्लियर जो चीज़ हो गई है वो ये हो गई है कि ये एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स क्या होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों। और ये कितनी है, 10⁵, तो इनिशियल नंबर है बच्चों इनका 10⁵, तो लिख लेते हैं इसको। इनिशियल कितनी है, इनिशियल है बच्चों 10⁵ सेल्स। फाइनल कितनी है, तो फाइनल बच्चों हमें नहीं पता है, उसने हमें फाइनल नहीं दी है, बस उसने ये बताया है हमें, उसने हमें क्या बताया है कि एक मोनोलेयर ग्रो हो गई है, और कितने टाइम में ग्रो हो गई है बच्चों, 50 आवर्स में इसने एक मोनोलेयर ग्रो कर ली है। तो 50 आवर्स में मोनोलेयर कैसे कर लेगी, एरिया दिया है उसने फ्लास्क का, और एक सेल का एरिया दिया हुआ है। तो अगर हमें फ्लास्क का एरिया पता है और सेल से एक सेल का एरिया पता है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस फ्लास्क के अंदर कितनी सेल्स ग्रो हो सकती हैं। और इसने पहले ही बता दिया है कि एक मोनोलेयर कॉन्फ्लुएंस में ग्रो हो चुकी हैं, वो भी 50 आवर्स में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एक टी फ्लास्क है, मतलब कंसिडर कर रहे हैं रेक्टेंगल, और इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन है 25 सेल्स। 50 आवर्स में इसने क्या करा है अभी। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं इसने एरिया कितना कवर किया है, 10⁵ सेल्स कितना एरिया कवर करेंगी। तो देखिए एक सेल का एरिया उसने दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेल इसने दिया हुआ है बच्चों 5 माइक्रोमीटर इंटू 2 माइक्रोमीटर, एंड दैट विल गिव यू 10 माइक्रोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ना यूनिट भी, तो माइक्रोमीटर का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि भाई एक सेल का एरिया है 10 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो 10⁵ सेल्स का एरिया कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को।
तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 5 से, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 6 सेल्स। नहीं, कितना हो जाएंगी, सॉरी सॉरी, गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, एरिया फाइंड आउट करना है ना, कितना निकाल रहे हैं, तो हाँ, तो सॉरी सॉरी, सही हो जाता है थोड़ा कन्फ्यूजन कई बार। तो हमें निकालना है कि टोटल एरिया कितना कवर कर रही है, तो टोटल एरिया निकाल रहे थे ना हम। हाँ, तो अगर एक सेल कर रही है 10 माइक्रोमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर 5 सेल्स कितना कवर करेंगे, ये हमें निकालना था। तो ये हो गया 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये कवर करेंगे, 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, और इसको यूनिट में कन्वर्ट करें, चलो उसको कर लेंगे, पहले हम ये फाइंड आउट कर लिया कि अभी ये इतना एरिया कवर कर रही है, कितना एरिया कवर कर रही है सेल, ये सेल मान लीजिए कवर कर रहे हैं 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर का एरिया, अभी ये सेल कवर कर रही है। बाद में आप 50 आवर्स के बाद क्या हो रहा है, इन्होंने टोटल एरिया पूरा कवर कर लिया है। और टोटल एरिया है कितना, टोटल एरिया फ्लास्क का एरिया है बच्चों, फ्लास्क का टोटल एरिया है 25, तो इन्होंने 25, तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो गई यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि टोटल एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेल का एरिया कितना है 10 की पावर, ओ सॉरी 10 माइक्रोमीटर स्क्वायर एक सेल का एरिया है। तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये आ जाए, अच्छा यूनिट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 2। फिर इसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 की पावर -4 का, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर 4 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 8, 4 टू 8, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इन दोनों के बीच का कन्वर्जन, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो ये किस में निकाले आंसर, किस में निकालो, नंबर आना है यहाँ से, तो नंबर लाना है हमें, तो सेंटीमीटर को तो ऐसे रहने देते हैं, माइक्रोमीटर को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका ये -8 + 1 यानी कि -7, 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +7। इतना सेल्स आपकी अब है फाइनली, फाइनल सेल्स कितनी है, इतना। इनिशियल कितनी है, इनिशियल ये रही, तो फाइनल लिख लेते हैं यहाँ पे अपना कि फाइनल कितनी आ गई, 25 इंटू 10 की पावर 7 सेल्स हमारी फाइनल आ गई। पहले कितना एरिया कवर कर रही थी, स्टार्टिंग एरिया कितना कवर कर रही थी, वो है इतना, ये स्टार्टिंग एरिया है, या इनिशियल एरिया कितना, इनिशियल एरिया इतना कवर कर रही थी जब ये 10 की पावर 5 सेल्स थी। फाइनल एरिया कितना कवर कर रही हैं, इतना कवर कर रही हैं, ये आपका फाइनल एरिया है, क्योंकि पूरा फ्लास्क की उसने घेर लिया है, तो यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा कवर कर रही हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो लास्ट में इन्होंने कर लिया है कवर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुई कुछ बात या नहीं हुई, हाँ मैं जाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट इसको थोड़ा सा पॉज करके, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा पीछे चले जाइए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये इनिशियल ये है आपका 10 की पावर 5 सेल्स, और ये आपका फाइनल है 25 इंटू 10 की पावर 7 सेल्स। स्टार्टिंग एरिया इतना है, फाइनल एरिया इतना है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चों ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के ऊपर लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आखिर ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, सब कुछ बताया है इसके बारे में।
ठीक है, तो वहां से इसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता कि ये होता क्या है। तो फिर भी एक बार बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि ऊपर आएगा चेंज ऑफ सेल पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहां पर जो क्वेश्चन में उसने ग्रोथ रेट पूछा है बच्चों, उसने वो थोड़ा डिफरेंट पूछा है। हाँ जी, उसने ग्रोथ रेट यहाँ थोड़ा डिफरेंट पूछा है। उसने पूछा है कि ये देख रहे हैं इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है बच्चों, इसकी यूनिट को अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी यूनिट है सेल्स। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है बच्चों एरिया, और एच का मतलब है टाइम। तो यानी कि वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया। तो यानी कि यह है सेल्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी हाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर। तो ये क्या है, सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बच्चों, ये है आपकी कंसंट्रेशन। ये क्या है बच्चों, टाइम। क्लियर हो रहा है, सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन है। जो वैसे जो हम ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे थे इससे पहले पीछे, उसमें यूनिट थी, उसमें यूनिट थी बच्चों सेल्स पर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे पहले ये थी। आ रही है बात समझ में, कुछ कुछ मेरे क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इससे पहले जो हमने बात करी थी वो, या तो हमने बात करी थी कि जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो वो थी 10⁵ सेल्स पर ml डिवाइडेड बाई आर। या फिर इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो था, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 mg पर ml पर आर। तो देखिए यूनिट का, यूनिट में डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन सब यूनिट ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। बात को समझिए, ये था 10⁵ सेल्स पर ml। तो सेल्स पर ml का क्या मतलब है कि ये वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है। पर ml किसकी यूनिट होती है बच्चों, वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो ये सेल डेंसिटी है, ये क्या है आपका सेल डेंसिटी है। यहां पर देखिए ये है mg पर ml, यानी कि ये बात कर रहा है बायोमास पर वॉल्यूम, क्योंकि ml यूनिट है वॉल्यूम की और mg यूनिट है यहाँ पे बायोमास की। ठीक है, ये बात कर रहा था सेल डेंसिटी की, क्योंकि सेल्स नंबर हैं और वॉल्यूम ml है। अब यहाँ पर जो उसने यूनिट दी है, उसने यूनिट दी है सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो ये क्या है, ये है बच्चों एरिया। ये क्या है बच्चों, सेल्स का नंबर, यानी कि सेल्स पर यूनिट एरिया कितना है, यानी कि है सेल डेंसिटी। ये भी क्या है, सेल डेंसिटी है। बट ये डेंसिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि जो आपका एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स हैं वो किस में ग्रो हो रही हैं, मोनोलेयर में ग्रो हो रही है। मोनोलेयर मतलब एरिया कवर कर रही हैं, ना कि वॉल्यूम। क्या कवर कर रही है बच्चों, एरिया कवर कर रही है। तो सेल डेंसिटी है, बट ये एरिया, सेल एरिया, लेकिन ये एरिया के रिस्पेक्ट में है, ना कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। इतनी बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पे ग्रोथ रेट सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि एरिया वाइज है। एरिया वाइज क्यों है, क्योंकि सेल्स मोनोलेयर में ग्रो हो रही हैं। किस में ग्रो हो रही है बच्चों, मोनोलेयर में। और वो वॉल्यूम कवर नहीं कर रही हैं। वॉल्यूम तो ये होगा ना, ये टोटल ये वॉल्यूम होगा जो उसके अंदर कितना, कितने सेल्स आ सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ग्रो कर रही है। यानी कि वो एक रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल का सिर्फ एरिया होता है। क्या रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है, नहीं होता है। वॉल्यूम किसका होता है बच्चों, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। किसका होता है बच्चों, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता है। तो एरिया मोनोलेयर जो हो रही है वो रेक्टेंगल शेप में है। क्लियर हो गई ये बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो इसका मतलब हमें इनिशियल सेल्स तो निकाल ली हमने, फाइनल सेल्स तो निकाल ली, ठीक है, एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया इनिशियल फाइनल का। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो है सेल डेंसिटी चाहिए। तो मैं अब हम निकालेंगे सेल डेंसिटी। मुझे एक एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए होगी बच्चों इसके लिए, एक गिव मी अ सेकंड, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर लूँ इसके अंदर।
1 सेकंड लगेगा बस इसमें, क्योंकि एक्स्ट्रा स्लाइड के बिना काम नहीं हो पाएगा। हाँ ना, हाँ। जी हाँ, अब हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, बैक टू वर्क। जी, तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ कि हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है। तो हमने जो फाइंड आउट किया है बच्चों वो है इनिशियल सेल नंबर, जो कि है आपका 10 की पावर 5, जो उन्होंने गिवन है पहले से। फिर हमने जो फाइंड आउट किया वो था फाइनल सेल पॉपुलेशन कितनी है, या फाइनल सेल नंबर कितना है। तो फाइनल सेल नंबर कितना है बच्चों, 25 इंटू 10 की पावर 7, ये जो है। तो 25 इंटू 10 की पावर 7 सेल्स आया फाइनल नंबर। इनिशियल एरिया जो क्या ये कैप्चर कर रहे थे वो ये था 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया जो वो सेल्स ले रही थी वो था 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और फाइनल एरिया जो उन्होंने कवर किया है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल एरिया। ठीक है, ग्रोथ रेट निकालना है। ग्रोथ रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल डेंसिटी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी की बात हो रही है। सेल डेंसिटी, चेंज ऑफ सेल डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेल डेंसिटी क्या होगी, चेंज ऑफ सेल डेंसिटी कितना, तो हम लिखेंगे फाइनल सेल डेंसिटी। चेंज कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे ना, माइनस इनिशियल सेल डेंसिटी। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा लॉन्ग भी हो रहा है क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा सॉल्व। डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखिए हमें सेल डेंसिटी निकालना है, तो सेल डेंसिटी कैसे निकलेगी, ये आपका नंबर है, नंबर डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू डेंसिटी, नंबर डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू डेंसिटी। ऐसे ही तो फाइंड आउट करोगे ना बच्चों। बट ये जो यहाँ पे हमने इनिशियल एरिया लिखा है ना बच्चों, ये नहीं लेंगे हम। अब मैं इसके लिए सॉरी चाहूंगा कि मैंने कैलकुलेट करा दिया एक्स्ट्रा, लेकिन इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि अगर हम इसी को लेंगे तो दोनों की सेल डेंसिटी बच्चों सेम ही आ जाएगी। हमें क्या है, पूरे फ्लास्क का ही एरिया देखना है। क्या देखना है, फ्लास्क का ही एरिया देखना पड़ेगा दोनों केसेस में, क्योंकि उसी से ही डेंसिटी में चेंज आएगा। क्यों आएगा बच्चों से डेंसिटी में चेंज, दूसरे वाले से डेंसिटी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल की डेंसिटी कुछ भी हो, एरिया हमने निकाला है कि वो इतना एरिया कवर करे, लेकिन ये वाला एरिया भी तो है, ये 10 की पावर 5 सेल्स ने ये एरिया कवर करा। चाहे तो आपको यकीन ना हो तो आप क्या करिए, इनिशियल से डिवाइड कर लीजिए और इसको फाइनल से डिवाइड, जो पहले वाला इनिशियल है उससे डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा दोनों की सेल डेंसिटी सेम ही आएगी। ठीक है, इसीलिए क्या है, हमें पूरा एरिया लेना पड़ेगा। नहीं आ रही है बात समझ में, तो मैं एक बार अभी और कोशिश करूंगा, पहले इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू 4000। जी हाँ, इसका आया है 4000 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है बच्चों इसका, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे का 25 इंटू 10 की पावर 7 सेल्स इंटू 10 की पावर 7 सेल्स डिवाइडेड बाई कितना एरिया है बच्चों, 25, एंड दैट दिस इज गिविंग यू 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 सेल्स। अच्छा, 25 से 25 कैंसिल हो रहा है इतना इजी मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, 10 की पावर 7 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। मैं इसको पहले एक बार सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया। तो ये है 10 की पावर 7 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4000 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना टाइम दिया हुआ बच्चों, उसने 50 आवर्स दिए हुए हैं, तो इसको माइनस कर लीजिए। तो 10 की पावर 7 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 50, एंड दिस इज गिविंग यू 199,920
ये आपका आंसर आ रहा है। उसकी यूनिट क्या बन रही है, सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर आवर इनटू आर मतलब, ठीक है। तो यही इसकी यूनिट बन गई बच्चों, जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी। अभी एक्सप्लेन करूंगा बच्चों कि उसे इनिशियल वाले एरिया से क्यों नहीं डिवाइड किया, बस पहली बार इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आया है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है इज 10 की पावर 5 में पूछा है, तो इसी आंसर को 10 की पावर 5 में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं 10 की पावर 5 में, देखिए कैसे होगा। तो ये है 199920। तो डेसिमल को, डेसिमल अभी यहाँ है, इसको 5 प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा। तो 3 2 5 यानी कि हो गया 1.99 इंटू 10 की पावर 5। तो या तो आप इसका आंसर 1.99 लिख दीजिए, या फिर आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 5। गेट में आप दोनों ही आंसर लिख के आएंगे तो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा एक रेंज में आंसर देते हैं कि ये आपका आंसर इस रेंज में लाए करना चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी लिख के आ जाइए। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था गेट में, ये जो डेसिमल है ना वो उसका पोजीशन इधर उधर हो गया था मेरे से, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो पहली बार मतलब एग्जाम में उस पर दे रहा था, कंप्यूटर वाला एग्जाम था वो पहला। और उसमें क्या है कि जब मैं टाइप कर रहा था वहां पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, तो वो डेसिमल प्रेस ही नहीं हुआ था ठीक है, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया जल्दी जल्दी में, तो इसलिए थोड़ा टाइप करते हुए आंसर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब मैं बताता हूँ कि वो इनिशियल एरिया से डिवाइड क्यों नहीं किया था, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वापस आ जाते हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर और 25, 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और दूसरा है हमारा बच्चों 25 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाई कितना था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है दो, ये था इनिशियल जो एरिया वो कैप्चर कर रहे थे। तो निकालेंगे तो ये आएगा 10 सेल्स पर माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये आएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर 7 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर को चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। 10 की पावर 7 सेल्स पर माइक्रोमीटर स्क्वायर टू 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये और 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा, 10 की पावर +8 हो जाएगा, और ये 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7 सेल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इनिशियल एरिया जो सेल्स ने लिया था, इनिशियल एरिया जो कि सेल्स ने कैप्चर किया हुआ था, अगर मैं उससे डिवाइड करता बच्चों, तो क्या कोई चेंज आता? नहीं आता। दोनों ही आंसर क्या आते? ये आते। क्यों आते बच्चों? ये इसका रीजन ये है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने फाइंड आउट किया है वो ये है, देखिए ये आपका टी फ्लास्क मान लेते हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल कंडीशन है। तो मैंने ये निकाला कि ये जो सेल है ये 2 सेल्स मान लेते हैं, 2 सेल्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं, मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि 2 यूनिट कवर कर रही हैं अभी, और एरिया है सेल्स कितनी, 2 सेल्स हैं, और एरिया कितना कवर कर रही हैं बच्चों, 2 यूनिट कवर कर रही हैं। अब मैं कहूं कि ये कितनी सेल्स हैं, ये 10 सेल्स हैं, कितने बना दी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 सेल्स हैं, और एरिया कितना कवर कर रही हैं बच्चों, ये एरिया कवर कर रहे हैं 10 यूनिट फॉर एग्जांपल। तो दोनों की अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो 2 सेल्स डिवाइड बाय 2 यूनिट विल गिव यू 1 सेल पर यूनिट, और यहां से भी निकालिए तो कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको 1 सेल पर यूनिट। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, उसको मतलब नहीं है कि सेल कितना एरिया कवर कर रही है, वो तो देख रहा है पूरे फ्लास्क में कितनी सेल्स हैं। उसके लिए चाहे वो एंकरेज डिपेंडेंट सेल्स हैं जो कि सिर्फ वॉल्स पे टच के साथ ग्रो होती है, ठीक है, या फिर वो वैसी ना हो, उससे मतलब नहीं है फॉर्मूले को मतलब है कि ये टोटल एरिया में 2 सेल्स पड़ी हुई हैं, इस पूरे एरिया में, पूरे होल एरिया में 2 सेल्स हैं, और यहाँ पर कितनी है, 10 सेल्स हैं पूरे होल एरिया में,
ये है आपका सेल डेंसिटी निकालने का मतलब, ना कि ये हमने गलती कर दी थी मैंने आपको बताते समय, इसीलिए मैं आपको वो गलती बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था पहले, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो पूरे एरिया, पूरे उसकी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा था, पूरे फ्लास्क में सेल डेंसिटी कितनी है वो ये पूछ रहा है। पूरे फ्लास्क में सेल डेंसिटी कितनी, अगर मैं मान लूँ ये 100 यूनिट का है पूरा एरिया, तो 100 यूनिट और सेल्स कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 सेल्स पर 100 यूनिट। तो यहाँ पर सेल कंसंट्रेशन आएगी बच्चों कितनी आएगी, 0.02 सेल्स पर यूनिट आएगी। ठीक है, जब हम यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 100 यूनिट के लिए 10 सेल्स, तो 10 सेल्स फॉर 100 यूनिट। 100 यूनिट मैंने मान लिया है कि पूरा एरिया कितना है फ्लास्क का, 100 यूनिट है, तो ये आ गया 0.1 सेल्स पर ml, ओह सॉरी पर यूनिट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो रहा है। ये वैल्यू तो चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू ये बता रही थी कि एक सेल कितना एरिया कैप्चर करती है, तो एक सेल तो उतना ही एरिया कैप्चर करेगी, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। ठीक है, तो वो हम गलत कर रहे थे, ये हमारा सही है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि आखिर वो डिवाइड क्यों नहीं किया उससे। आपको पहले से पता था ये बात तो अच्छी बात है, ठीक है, आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, मैं भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे भी पहले थोड़ा समझना पड़ता है। तो बाकी क्या है, ये सब एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जब वहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है पूरा। ये हो गया आपका एक्सप्लेन, ये आंसर भी आ गया आपका। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, गेट 2011 में आया था, 27 2 मार्क्स के लिए आया है क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसने 2 मतलब दिए हुए हैं। पहला दिया है उसने ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट, मैचिंग करनी है। ठीक है, ये ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है इसने, फिर दिया हुआ है प्रोडक्ट इनहिबिशन दिया हुआ है, ये लीजिए प्रोडक्ट इनहिबिशन, और क्या दिया हुआ है इसने, और एक चीज़ और दिया इसने, ये दिया है सबस्ट्रेट इनहिबिशन। चलिए सबस्ट्रेट इनहिबिशन को ढूंढते हैं, सबसे पहले कहाँ पर है। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से तो मतलब ही नहीं, हमारा हम सबस्ट्रेट ढूंढ रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, ये देखिए आ गया सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जी हाँ, यही है हमारा आंसर फॉर सबस्ट्रेट। पहली बात तो सबस्ट्रेट के लिए कोई दूसरा है नहीं, और दूसरा इसका रीजन मैं बता देता हूँ। रीजन देखिए क्या है इसका, रीजन ये है कि सबस्ट्रेट क्या कर रहा है, इनहिबिशन कर रहा है। इनहिबिशन किसका कर रहा है बच्चों, इनहिबिशन कर रहा है सेल की ग्रोथ का, सेल की ग्रोथ को नहीं होने दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है, सबस्ट्रेट। इसका मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ही क्या होगा, ग्रोथ इनहिबिट होगी, उतना ही ज्यादा ग्रोथ इनहिबिशन भी होगा। क्यों, क्योंकि सेल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा ग्रोथ इनहिबिशन होगा। सिंपल सी बात है ना, कोई चीज, अरे उस पहले देख लेना जो भी है, इनहिबिशन, तो ग्रोथ इनहिबिशन उतना ही ज्यादा हो। क्यों होगा इनहिबिशन, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है सबस्ट्रेट इनहिबिट कर रहा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी तो सेल ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट कम है इनहिबिट करने के लिए। लेकिन अगर सबस्ट्रेट ज्यादा होगा तो सेल ग्रोथ भी ज्यादा इनहिबिट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या असर करेगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज सेल ग्रोथ रेट, यही तो काम करेगा, यही तो असर आएगा उसके ऊपर, और कोई असर आ सकता है, आ रहा है ना बस समझ में। ग्रोथ रेट को कम कर देगा सेल की अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। ठीक है, क्लियर, बहुत बेसिक्स है। इसीलिए क्या करते हैं, ऐसा जो टाइप का जहाँ पे सबस्ट्रेट इनहिबिशन होता है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जहाँ पे सबस्ट्रेट इनहिबिशन होता है, ये क्वेश्चन आता है गेट में कि उस केस में क्या यूज करेंगे, तो उस केस में यूज करेंगे हम बच्चों फेड बैच रिएक्टर यूज करते हैं। क्योंकि फेड बैच रिएक्टर में क्या करते हैं, सारा सबस्ट्रेट एक साथ नहीं प्रोवाइड कराते, क्योंकि सारा सबस्ट्रेट एक साथ प्रोवाइड कराने से क्या हो सकता है, सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं,
थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सबस्ट्रेट जो है वो देते हैं, यानी कि धीरे धीरे फेड बैच, मतलब धीरे धीरे फीड करो सेल्स को, एक साथ मत दे दो उनको सारा खाना, धीरे धीरे फीड करो ताकि सबस्ट्रेट इनहिबिशन भी ना हो और सेल ग्रोथ भी हो जाए और हमारा प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो ऐसी सेल्स जिनमें वो सबस्ट्रेट इनहिबिशन करने लगे, उसमें उस केस में फेड बैच रिएक्टर यूज करते हैं। और ये गेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए एक्सप्लेन किया ये मैंने आपको। कोई भी चीज एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मतलब की बातें हैं वही एक्सप्लेन करूंगा। अगला देखते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बच्चों कौन सा कलर लिया है, ये वाला। तो प्रोडक्ट इनहिबिशन भी बच्चों वही तो फॉलो करेगा जो सबस्ट्रेट इनहिबिशन। जिस तरीके से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर के सेल ग्रोथ इनहिबिट होती है, उसी तरीके से प्रोडक्ट इनहिबिशन में, क्योंकि प्रोडक्ट भी इनहिबिट कर रहा है, तो प्रोडक्ट की अगर सेल कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस केस में भी क्या होगा, सेल ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जहां पे प्रोडक्ट बढ़ रहा है और सेल ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कम हो रहा है। पहले देखते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिक्रीजेस। तो यहाँ देखिए ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है जैसे कि सबस्ट्रेट के साथ हो रहा था विद इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो यही है इसका ऑप्शन, क्योंकि सेल का प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रोडक्ट ही इनहिबिट कर रहा है। जितना ज्यादा इनहिबिटर होगा प्रेजेंट उतना ही ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। अब देखिए दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन देखें किस में मिल रहे हैं। एस का 4 यहाँ पर है, एस का 4 यहाँ पर भी है, और आर का 1 सिर्फ यहाँ पर है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन बी है। तो एक तो हो गया ये सिंपल और इजी तरीका। R1 भी अगर आप निकाल देते सबसे पहले तो यही आपका आंसर हो जाता बी वाला, फिर एस की भी जरूरत नहीं, क्योंकि R1 सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है और किसी में R1 नहीं दिया हुआ है। क्लियर है। अब बचा पी वाला, फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। पी का ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट। बच्चों ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो ग्रोथ के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं, ग्रोथ के साथ। तो यानी कि जितनी सेल की ग्रोथ होगी वो उतने ही ज्यादा उनका नंबर भी इंक्रीज होगा। आ रहे मेरे बात समझ में, जितनी ज्यादा सेल की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही ग्रोथ प्रोडक्ट भी क्या होंगे, उनका भी नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रोथ से एसोसिएटेड हैं, ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला होगा, ये लो हम मेरे को या। तो इससे देखिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज कांस्टेंट। तो ये तो कह रहा है कि कांस्टेंट है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जिनका लिंक होता है ग्रोथ के साथ, तो ग्रोथ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे। थर्ड देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यही है इसका आंसर। प्रोपोर्शनल मतलब उस पर डिपेंड करता है, अगर स्पेसिफिक मतलब ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा तो वो भी नहीं बढ़ेगा। तो और लास्ट ऑप्शन तो फिर बच गया आपका नॉन ग्रोथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट, जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करते ही नहीं है। जब वो ग्रोथ पे डिपेंड ही नहीं करते तो उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, मतलब वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो कैसे हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, पी का 3 दिया हुआ है, क्यू का 2 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। आंसर जो है वो जाकर के चेक कर लीजिएगा गेट की साइट पर। ठीक है, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अरे सही होगा। ठीक है, डोंट वरी। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 44 गेट 2011। और बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बट कोई नहीं, सॉल्व तो करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। समझाने में थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। गेट 2011 क्वेश्चन नंबर 44 2 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को या तो 1.5x पे देखो या 2x पे ही देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Maximum specific growth rate new max of a microorganism is calculated by taking ln x by mass t time slope दे रखा है, अभी ऑप्शन दे रखे। तो ये कह रहा है न्यू मैक्स अभी पिछले लास्ट वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, देख सकते हैं न्यू मैक्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। न्यू अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है न्यू 0 है, अगर ये एक परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब न्यू मैक्सिमम हो गया है, न्यू मैक्स मतलब सॉरी इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। लेकिन अगर कोई बीच की लाइन है, यानी कि इस टाइप की लाइन है या इस टाइप की लाइन है, अगर ये न्यू 2 है
और ये न्यू वन है। तो आप देख सकते हैं न्यू वन जो है वो 0 के ज़्यादा पास है, इसका मतलब ये कम होगा। न्यू टू जो है वो इनफाइनाइट के ज़्यादा पास है, इसका मतलब ये न्यू टू ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यू टू इज़ ग्रेटर देन न्यू वन। क्यों? क्योंकि न्यू टू वो इनफाइनाइट के ज़्यादा क्लोज है और न्यू जो है वो 0 के ज़्यादा क्लोज है। अब जल्दी से आ जाते हैं अपने ग्रोथ कर्व पे। तो ग्रोथ कर्व आपको पता है किससे उसमें बनता है, एल एन एक्स, यहाँ पे भी एल एन एक्स था, लॉग, क्योंकि सेमी लॉग, ये ग्रोथ कर्व क्या होता है, सेमी लॉग प्लॉट होता है, ठीक है, एक साइड पे लॉग होता है। तो ये एल एन एक्स है इस साइड, ये टाइम है। ग्रोथ कर्व बना देता हूँ, ये आ गया लैग फेज, थोड़ा सा बड़ा बनाया है दिखाने के लिए। और फिर ये एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, ये आपका एक्सपोनेंशियल फेज, फिर ये आपका स्टेशनरी फेज, और फिर आएगा आपका डिक्लाइन फेज। यही होते हैं। तो ये मार्किंग लगा देता हूँ, ये डिक्लाइन फेज, यहाँ तक स्टेशनरी, ये लॉग था और ये वाला लैग है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है, रेड कलर से दिखाएंगे इसको, ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये किससे मैच कर रही है, वो इससे मैच कर रही है या इससे मैच कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पे न्यू क्या होगा, इसके लिए न्यू कितना होगा बच्चों, 0 होगा। इसी तरीके से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी बेस के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन, ये मैंने बताया था, जो बेस के पैरेलल लाइन होती है उस पर न्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये तो नेगेटिव में जा रहा है, नीचे जा रहा है। और अभी हमने ये बात कर रहा था कि ये डेथ फेज होता है, और अभी लास्ट में क्वेश्चन भी आया था उसमें हमने देखा था क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है तो न्यू लेस देन 0 हो जाता है, ये हमने बताया था। अब बचा ये वाली लाइन, इस पूरे ग्रोथ कर्व में बस एक यही लाइन बची है जिसका न्यू ना तो 0 है और ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब न्यू यहाँ पे क्या होगा, न्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ पे क्यों होगा न्यू मैक्सिमम, आप देख लो इसके कंपैरिजन में बाकी ग्रोथ के जो फेजेस है, क्या वो इससे ज़्यादा है, नहीं। देखिए यहाँ पे न्यू 0 इससे कम है, यहाँ पे भी न्यू 0 इससे कम है, यहाँ पे न्यू तो नेगेटिव में चला गया, ऑब्वियसली बात है इससे कम है। और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर के ज़्यादा क्लोज है, ये परपेंडिकुलर के ज़्यादा क्लोज है। परपेंडिकुलर मतलब न्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या होगा, न्यू मैक्स होगा। कौन सा वाला फेज है ये बच्चों, ये आपका लॉग फेज। रटना नहीं है, बातों को समझिए कि क्या होता है। एक आपको मतलब ग्राफ की एक क्लास मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ग्राफ को समझते कैसे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है, ग्राफ नहीं क्लियर हो पाता है। तो देखिए, हाँ, तो ये हमें पता चल गया न्यू मैक्स किस फेज में है, लॉग फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ एल एन एक्स वर्सेस टी। तो देखिए एल एन एक्स है और टी भी है, तो इतनी बात तो ये ठीक कह रहा है। ऑफ ग्रोथ साइकिल, तो ग्रोथ साइकिल तो ये पूरी साइकिल है, और पूरी साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा न्यू एवरेज। लेते ही न्यू एवरेज कभी भी न्यू मैक्स से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा से छोटा होगा, क्योंकि पूरे का एवरेज निकलेगा। आगे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है एल एन एक्स वर्सेस टी। जी हाँ, एल एन है, टी है। ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, जी हाँ, ये वाला एक्सपोनेंशियल फेज, और इसमें हमने देखा है कि न्यू क्या है, न्यू मैक्स है। इसका मतलब आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाकी के भी देख लेते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी, तो एक्स तो है नहीं, ये तो एल एन है और ये टाइम है। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी, फिर वही बात हो गई, ये तो एल एन एक्स है, ये तो एक्स बोल रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों, यही स्लोप होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये स्लोप कहलाती है। स्लोप होता है टेन थीटा के बराबर, और टेन थीटा बराबर होता है, यार इतना नहीं बताऊंगा, कभी तुम्हारा मतलब होश उड़ जाए फिर, तो इतना ही ठीक है अभी के लिए, ठीक है, बाद में कभी ग्राफ अलग से समझा दूंगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। सो ये था हमारा ग्रोथ काइनेटिक्स की थ्योरी और न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं, और यही आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए, जो कि है बैच रिएक्टर। जी हाँ, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है बैच रिएक्टर। उसके बाद देखेंगे कोई क्वेश्चन फैट बैच से आ रहा है तो उसको कर लेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस में से आ रहा है उसको कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन वाले क्वेश्चन करेंगे जो ऑक्सीजन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, उन सब ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी वगैरह, उन सब पे जो क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उन्हीं को ही कवर कर रहे हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक के लिए यही।
सो थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और उतनी जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर जितना कम रहेगा तो उतना ही मेरा फिर कम मन करेगा वीडियो बनाने का, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप जितना जल्दी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मेरा फास्ट वीडियो अपलोडिंग वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।